रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज दुनिया भर के अंदर दुनिया के सिनेमा हाउस में डेवोस में सबसे बड़ा नेटफ्लिक्स नुमा बेइज्जती प्रोग्राम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किसी यूरोपियन लीडर के सर के ऊपर कपड़ा नहीं छोड़ा। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जिस्म पर से कपड़ा नहीं उतारा और उनकी ऐसी बेइज्जती की है कि जैसी कभी उनका ख्याल था कि रूस और हिटलर का जर्मनी उनकी कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर क्या क्या बातें की, वहाँ पे सेंटिमेंट क्या है, हमें साकिब तनवीर बताएंगे जो एडिटर इन चीफ है पाकिस्तान टीवी डिजिटल के। उन्होंने ये तमाम स्पीच कवर की, वहाँ पर ये मौजूद है। साकिब, आपको बहुत शुक्रिया। दूसरी बड़ी खबर बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का जो दावतनामा है वो कबूल कर लिया। ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर 75 ममालिक को दावतनामे गए थे, इंडिया समेत बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने, यूएई, बहरीन वगैरह ने इसको कबूल किया है। पाकिस्तान ने आज बाकायदा अनाउंस किया है कि हमने इसको कबूल कर लिया। कुछ इसके ऊपर तनकीद हो रही है जी कि हमें नहीं करना चाहिए, क्या अक़वाम मुत्तहिदा का ये मुतबादल बन रहा है और इसमें तो $1 बिलियन दे के हमने जाना है, हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। इसकी जो तशरीह है वो सुमेरा खान हमारे साथ कर रही होंगी, नुमाइंदा ख़ुसूसी समाज टीवी। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम एक और हिस्से में बैरिस्टर गौहर के गुस्से का जिक्र करेंगे। अमूमन वो बड़े तहम्मुल के साथ बात करते हैं, लेकिन आज तो वो भी तंग पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग दोगलेपन का मुजाहरा करती है हमारे साथ। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे और सेनेटर ओन अब्बास बिलतरतीब मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बहरान बढ़ रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लोग वावेला कर रहे हैं। तो हमारे पास कराची चैम्बर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे और लाहौर चैम्बर के नुमाइंदे मौजूद होंगे, मोहम्मद रज़ा साहब और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब। इनसे हम पूछेंगे कि बहरान है क्या। हुकूमत तो कहती है कि मामला दुरुस्त हैं। फिर हम आपको फ्रांसीसी सदर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसकी एक वीडियो दिखाएंगे और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के हवाले से एक ट्वीट भी दिखाएंगे। साकिब तनवीर और सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। साकिब, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि पाकिस्तान स्पेसिफिक खबर है, तो मैं सुमेरा से पहले आगाज़ करूँगा। सुमेरा, ये इंतज़ार हम कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस की अनाउंसमेंट जो हुई तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो आज हमने उसको ज्वाइन कर लिया। आपके ख्याल में इसमें सबसे अहम लाइन क्या है जो फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज आई है? शुक्रिया तले साहब। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि किसी भी किस्म के ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना होते हुए भी उन्होंने सबसे स्ट्रेटेजिक जो एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है, उसको ज्वाइन किया है और खालिसतन ये फ़लस्तीन की अपनी खुद मुख्तारी, उनके ऊपर जो एक गासिबाना तसल्लुत है, उनके लिए इमदाद की रुकावटें थी, वो सब चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ी जारहाना किस्म की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको एक्सरसाइज भी किया है और अब उसको इम्प्लीमेंट भी करने जा रहा है किसी भी किस्म के दबाव के बगैर। और इसमें अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन सेंट्रिक है ये सारी पॉलिसी, जिसके तहत वो इस बोर्ड ऑफ पीस में भी जाएगा। प्लस दूसरी बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक अपना एक जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वैलिडेशन उसकी रिसीव की है कि ज़ाहिर और भी मुस्लिम ममालिक हैं, मगर अगर उसको देखा जाए ईमानदारी से तो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का एक अहम किरदार है बीइंग न्यूक्लियर पावर भी, और पाकिस्तान ने अपना वो किरदार एक स्ट्रेटेजिक टेबल के ऊपर न सिर्फ उसको ग्रैब किया है, बात तो बड़ी अहम है कि ये गाजा के हवाले से जो बाकायदा अमेरिका के सदर की जानब से एक पीस प्लान दिया गया था, उसके हवाले से हमने बोर्ड ऑफ पीस, उसमें शामिल भी है बोर्ड ऑफ पीस क्योंकि इसका आगाज़ वहीं से हुआ। हमने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये तो एक मुतबादल बॉडी बन रही है यूएन की, उस पर भी मैं आऊँगा, आपसे सवाल करूँगा। लेकिन आपका नुकता अहम है कि ये गज़ा के हवाले से जो मामला है उस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखना चाहिए। ज़रा मैं साकिब के पास चलता हूँ। साकिब, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद, सारी दुनिया के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं CNN को देख रहा था, वो कह रहे थे जी कि इन्होंने डिस्कर्सिव स्पीच की है, यानी इधर उधर घूमती घामती स्पीच की है। आपके इंप्रेशंस क्या है स्पीच के बारे में? उसके बटन के ऊपर अभी आते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को खत्म हुए तकरीबन 45 मिनट हुए हैं और मैं यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मैं स्पीच के दौरान उन जर्नलिस्ट को मॉनिटर कर रहा था, उनके रिएक्शंस देख रहा था और स्पीच के बाद भी मैंने उन्हें देखा। तो यहाँ पर जो डिबेट हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को लेकर, वो उसके सब्सटेंस पर नहीं हो रही। वो उनके जो पॉट शॉट्स थे, जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मैक्रोन को क्रिटिसाइज किया, जैसे आपने बात की, उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को क्रिटिसाइज किया,
उसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है, उसका ठट्ठा लगाया जा रहा है, उसके जो सब्सटेंस की बात है उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जा रही। उसका प्रिसाइजली रीजन एक ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोस्टली वही बातें की हैं जो पिछले 3-4 दिन वो करते आ रहे हैं। शायद उसमें एक चेंज ये था कि उन्होंने इस बार जब ग्रीनलैंड का जिक्र किया है तो उसमें उन्होंने यहाँ पर फोर्स का भी जिक्र कर दिया, जो पहले उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा तो है कि वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट सिर्फ मेयर मेंशन कर देना कि फोर्स इज ऑन द टेबल या फोर्स की बात हो रही है, तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी पाकिस्तान के लिए। आई थिंक मैं एक सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा जो आपने पहला सवाल किया था। आई थिंक मेरे पास एक एनेक्डोट है आपके साथ शेयर करने के लिए, गजा और फलस्तीन के हवाले से। आज मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पर कांग्रेस हॉल में मौजूद था, तो हम लोग एक जगह पर वॉक कर रहे थे, तो रास्ते में हमें फलस्तीनी वजीर आजम ने रोका, प्राइम मिनिस्टर को, खुद उनके पास आए, उनको इंट्रोड्यूस कराया और साथ ये भी कहा कि आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। सो इस पूरे जो ये जो बोर्ड बन रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर फलस्तीनी है या गजा का बाशिंदा है, तो उनकी तरफ से तो पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। ये दिलचस्प आपने बात की है, और इसी से मैं ज़रा सुमेरा के पास वापस जाना चाहूँगा और आपके पास आऊँगा ग्रीनलैंड के हवाले से, क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर ख्याल ये किया जा रहा था, अनाउंस करेगा कि अगर आपने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छा, वरना हम खुद ही इसको छीन लेंगे। लेकिन वो कहने से रुक गया। ज़रा उसका भी आपसे तशरीह उसकी लेंगे, तजिया लेंगे। सुमेरा ज़रा वापस आइएगा। ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये तो अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस करने वाला है, कुछ इंडियन ट्वीट्स में देख रहा था जी कि आपने तो उसको मान लिया, अब तो अब आप किस मुंह से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में, किस मुंह से कश्मीर की बात करेंगे। ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, इसको जब हम पढ़ते हैं, इसमें कहीं पर आपको लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर ये बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तले साहब, इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। डिप्लोमैट्स खुद इस चीज़ को कुछ टाइम तक क्लियर करना शुरू कर भी देंगे। एक तो दो तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं इन एवरी डिस्क के, जो इंडियन साइड से आ रहा है उसमें शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिप्लेसमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद देखें, देयर इट वुड बी बाइफरकेटेड इन 2 पावर्स। अभी थोड़ी देर के बाद हम ISF को भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे, आज नहीं तो कल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस। आपको याद होगा सितंबर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और CDF जो थे वो वॉशिंगटन में भी ट्रंप से मिले थे, और उससे पहले 2 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर शहबाज की हुई थी न्यूयॉर्क में। तो 24 घंटों में 3 बार प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे, और ये तमाम तर डिस्कशंस आपको ये भी याद होगा अंडर चैटम हाउस रूल, कतर और जॉर्डन ने जो को होस्ट किया था उस डिनर को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी था। ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हो चुकी थी, तय ये पाया था कि इसको हम बाद में इशू करेंगे। तो ये प्रोपेगेंडा इसीलिए किया जा रहा है। अब ISF जब इस्टेब्लिश होती है तो पाकिस्तान का उसमें वजारत खारजा का कोट अनकोट बयान है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के मुताबिक होगा, पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक होगा, और फ़लस्तीनियों के ग्रेटर इंटरेस्ट में होगा अगर पाकिस्तानी फोर्स उसको ज्वाइन करती है। पहली बात। दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम तर इदारे, उसके ज़ैली इदारे, उसकी तमाम तर कमिटीज़, उन सबको इसके अंदर ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और उनकी डिस्कशंस और उनके रिकमेंडेशंस को एज अ पीस ऑफ पेपर, इसकी तमाम तर जो गाइडलाइंस है और TORs हैं, दे विल बी इंक्लूडेड इन ऑल द वो जो एक सब्सटैंशियल उनकी डिस्कशंस और कंसल्टेशंस होंगी, उसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा शामिल होगा। ज़रा साकिब के पास चलते हैं। साकिब, ज़रा ग्रीनलैंड के हवाले से आपका तजिया लेके फिर मैं उसके ऊपर वापस आऊँगा कि वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मौजूद हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, और आज के दिन ही हमने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का ऐलान भी किया है कि आपको उसमें लिंक नज़र आता है नहीं आता। लेकिन उससे पहले ज़रा ग्रीनलैंड के हवाले से अपना तजिया दीजिएगा, क्योंकि हमारा ख्याल था कि शायद आज वो कह दे कि मैं तो जा रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन उसने ऐसी बात नहीं की। आई थिंक जब उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज किया था तो उन्होंने अपनी यूरोपियन रूट्स का जिक्र किया, उन्होंने ग्रीनलैंड के लोगों की तारीफ की, तो लग ही रहा था कि शायद उनकी स्पीच का आगाज डैमेज लिमिटेशन से हो रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों में उनके बयान की वजह से हुई है। बट ट्रंप बीइंग ट्रंप, उन्होंने डैमेज लिमिटेशन के बाद एक बट का लफ्ज बोला, और बट के बाद फिर उन्होंने जो तनकीद के निस्तर चलाए हैं तमाम अफराद के ऊपर, यूरोपियन अफराद के ऊपर, वो आपने सुनी है। बट ग्रीनलैंड के ऊपर जो फोर्स की बात हुई है, आई थिंक उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ट्रंप ने बात तो कर दी है, बट ट्रंप को भी शायद ये अंदाजा होगा कि जो फोर्स है वो एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर हल्की सी भी स्कर्मिश कोई होती है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दैट विल बी द एंड ऑफ नेटो, जिसके बहुत बड़े रेपरकशंस होंगे स्पेशली यूरोप के लिए, और यूरोप कभी भी नहीं चाहेगा, खासतौर पर उस वक्त जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है। सो इसके जो ग्रीनलैंड के रेपरकशंस हैं वो यूरोप के लिए बहुत बड़े हैं,
इसीलिए ट्रंप आई थिंक इस बात को लेवरेज कर रहे हैं। उनको पता है कि जो कार्ड नहीं है प्ले करने का, सिर्फ यूरोप ने एक ही कार्ड प्ले किया है जिसको जो मेरे निकाल के उसको वो यूज भी कर पाएंगे, वो है कि एक और बड़ी बंदूक शदीद लॉन्च किस्म की करेंगे वो बेइज्जती की है। इकोनॉमिक। उसने कहा कि आप हमें उल्लू बनाते रहे हैं, आप हमारी जेबों में से पैसे निकालते रहे हैं, आप हमारे खाने खाते रहे हैं, आप हमारी फौज से मुस्तफीद होते रहे हैं, और जब हमें एक टुकड़ा चाहिए बर्फ का अपनी सिक्योरिटी के लिए तो वो आप हमें दे नहीं रहे। और आप कैसे लोग हैं, आप हमें महंगी घड़ियां बेचते हैं, स्विट्ज़रलैंड को कहा, बरतानिया को कहा कि आप हमें महंगी दवाइयां बेचते हैं, जर्मनी को उसने क्या कहा। और दो जो लीडरान हैं जिनकी तारीफ की बराह रास्त और बिलवास्ता, वो प्यूटिन और प्रेसिडेंट शी हैं। जी एब्सोल्युटली। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की थी, जब उन्होंने तारीख का जिक्र किया, उसमें उन्होंने बताया कि दूसरी जंग अजीम में जब ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा हुआ था तो उसको 6 घंटे नहीं लगे थे। 6 घंटे का वक्त उन्होंने जिक्र किया था, शायद जिससे वो बताना चाह रहे थे कि यार डेनमार्क को कहा कि आपने लड़ाई की बड़ी 6 घंटे की। हाँ, और हमने फिर जो है वो आपको वापस लेके दिया, और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने आपको वापस कर दिया। और आई थिंक जो वो गोल्डन डोम की भी बात करते हैं, मुझे उसकी इस तरीके से समझ नहीं आई कि गोल्डन डोम अगर उन्होंने वहां पे इंस्टॉल करना ही है तो उसका मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर कोई ना कोई उनको स्ट्रेटेजिक इशू है। मेरी नजर में उस एरिया में जो है वो या तो एक तरफ पर यूरोप है या दूसरी तरफ के ऊपर अमेरिका है, बीच में रशिया थोड़ा सा आता है, बट उनको उससे जो है वो गोल्डन डोम की वहां पे उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने चलते चलते एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल मौजूद है, बट उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इसके लिए वहां पर नहीं जा रहा। तो शायद उनकी इस बात में बहुत सी बात निशानी वही है साके, बात वही है, गोल्डन डोम वहाँ पे क्या लगाना है, आपकी बेस वहाँ पर मौजूद है। वैसे उसने इसराइल को भी एक तरह से अपनी जगह पर रखा। उसने कहा कि ये तुम कहते रहते हो कि हमने बड़ी ज़बरदस्त इंटरसेप्शन की, ये टेक्नोलॉजी है, नेतन्याहू को वो कह रहे थे। बट थैंक यू साकिब। मैं ज़रा वापस जाऊँगा सुमेरा के पास। सुमेरा, अब हम जब बात कर रहे हैं तो जो वज़रा ख़ारजा हैं उस तमाम ग्रुप के जो गज़ा के हवाले से बना हुआ है, उन्होंने एक इकट्ठा बयान भी जारी किया है, और बोर्ड ऑफ पीस की अब इज्तिमाई इंडोर्समेंट भी आ गई है उस ग्रुप के हवाले से जो गज़ा के अंदर स्टेबलाइजेशन फोर्स भी लेके जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन भी करेगा, डिसआर्ममेंट भी करेगा। तो ये पाकिस्तान के स्टैंस को रीइंफोर्स कर रहा है। ये बिल्कुल करें, लेकिन तले साहब इसमें एक और बड़ा कैच-22 है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जितनी भी मर्तबा आग भड़की है अरब वर्ल्ड के अंदर लड़ाइयों की, उसमें एक मर्तबा एक बहुत बड़ा हिस्सा सनाए पेनिनसुला का इजिप्ट का गया, गोलन हाइट्स दूसरे मुल्क का गया, सीरिया के साथ अलग चीज़ें हुई। मतलब इस पूरे खित्ते के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गया ही है, और फ़लस्तीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हर अटैक के बाद इसराइल के हाथों में जाता रहे। जो मेन एक चीज़ है जिसका कह सकते हैं कि एंटी पाकिस्तान जो एक फैक्टर है, उनको जो चीज़ इस वक्त ट्रबल कर रही है वो ये कि पाकिस्तान ने ये कबूल तो कर लिया है, अब आगे इसका दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आईएसएफ के हवाले से। तो अगर पाकिस्तान वहां आ जाता है तो पाकिस्तान वुड बी अ ग्रेटर थ्रेट फॉर दोज इविल फोर्सेस। तो इसलिए इसके लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं जाना सुमेरा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं जाना, वो तो एक इज्तिमाई फोर्स है, पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा। और ये भी अभी हमें इल्म नहीं है कि क्या पाकिस्तान अपने फौजी भेजेगा। शेप किया जा रहा है। आपने वो एक भारतीय सहाफी का क्लिप देखा होगा जिसमें वो इजरायली ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। तो एक चीज डेवलप की जा रही है कि क्या पाकिस्तान को यहाँ आना चाहिए या नहीं। तो वो प्रोपेगेंडा भी इस वक्त सरासर एक मनफी सिमत में जा रहा है। लेकिन जब से ये ग्रुप जब से ये ग्रुप की स्टेटमेंट आई है तो पाकिस्तान ने जो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया है वो वाजे हो गया है कि उसका बराह रास्त ताल्लुक गज़ा के मामलात से ही है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का सब्स्टिट्यूट नहीं बन पा रहा। साकिब और सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत की। सियासत वहीं पर खड़ी है, लेकिन मुझे आज लगा कि कुछ उसमें तब्दीली आ गई है। ये नहीं है कि बड़ी भारी भरकम और मुस्बत तब्दीली है। तब्दीली ये है कि आज बैरिस्टर गौहर ने कुछ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया, और लगता यूँ है कि वो हुकूमत से बहुत नाला हैं। हमारे पास सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, और सेनेटर अब्बास साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से। सेनेटर साहब, आप दोनों का शुक्रिया। मैं ज़रा साउंड चलवाना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप उसके पहले तशरीह करें। बैरिस्टर अमूमन हमेशा मुस्बत रहते हैं, लेकिन आज वो बहुत परेशान है और गुस्से में भी नज़र आए, और कह रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ या उनकी जमात के साथ हाथ करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ,
स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। तो मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। राणा साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, ये अब तो बैरिस्टर गौहर ने भी कहना शुरू कर दिया कि पॉलिसी दोगलेपन की है और मुक्के भी मार रहे हैं और साथ हाथ भी मिला रहे हैं। देखें, गौहर साहब हमेशा मुस्बत बात करते हैं और उनकी इस बात का मैं जवाब कोई ऐसे अंदाज में नहीं देना चाहता कि उनके इस तशख़्ख़ुस को जो है वो नुकसान पहुँचे। लेकिन अगर वो वजाहत करें तो फिर सही मालूम हो सकेगा कि उन्होंने हाथ मिलाने और मुक्के वाली जो बात है जो वो किस इवेंट या किस बुनियाद पे की है। क्योंकि अगर कोई वाक़यात पिछले 2-4 दिनों में हुए हैं तो वो तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली का नोटिफिकेशन हुआ है और वो गालबन गौहर साहब ने ख़ुद वसूल किया है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मैं एक तस्वीर उनकी देख रहा था और जो कल है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, उसका जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है। तकारीर भी दोनों अपोजिशन लीडर्स ने बड़ी मुस्बत की हैं और जो है वो आगे चल के एक अच्छे अंदाज से मामलात को चलाने की बात की है। और राणा साहब, शायद उसका हवाला ये है, कदा कलामी उसका हवाला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब अडयाला जेल के सामने खड़े होते हैं, मुलाकातियों में उनका नाम होता है, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये 4-5 मरतबा हो चुका। और आपने कल स्पीचेस का जिक्र किया, कल अलीमा खान ने ये दावा किया है कि 400 पुलिस एहलकारों ने उनको घेरे में रखा और उन पर लाठियाँ बरसाईं। तो बैरिस्टर गौहर इन दोनों मामलात से तंग है। ये सही आको सबाक है उनकी इस बात का और गुस्से का कि नहीं, लेकिन भी मार रहे हैं। ये वाकया कोई नहीं, लेकिन ये वाकया को कल तो नहीं हुआ ना। ये वाकया तो पिछले मेरा ख्याल है कोई 4-6 हफ्तों से ये सूरत हाल है और इस बारे में गौहर साहब को तो तंग पड़ गया ना साहब, तंग पड़ गया। 4-6 हफ्तों से फेंटी लगाई जा रहे हैं वो कहते हैं। नहीं, मामला ये कि ये कल तंग पड़ने वाली बात तो कोई नहीं हुई थी ना। कल से पहले तो कोई 1-2 अच्छी बातें भी हुई थी और गौहर साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसके मुज़मरात क्या हैं और ये मुलाकातें क्यों नहीं हो रही और अगर उन्होंने होना है तो फिर किस तरह से होना है। इस बारे में उनके साथ भी और उनके जो दूसरे साथी मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी जब मिलते हैं तो ये बात उनसे जो है वो होती रहती है। कल चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में ऑलमोस्ट पीटीआई के तमाम सेनेटर्स मौजूद थे, ऑन साहब भी मौजूद थे। तो इस किस्म की कोई बात कभी किसी ने अब सवाल इसलिए नहीं किया कि सभी को मालूम है कि मुलाकातें क्यों नहीं हो रही हैं और अगर उन्होंने होना है तो उसकी क्या जो है वो कंडीशंस होंगी। ये तो अब कोई नई मुलाकातें क्यों नहीं हो रही और जो होना है उसकी कंडीशंस क्या होंगी, परेशानी का इजहार होना चाहिए। ये आप फरमा रहे हैं कि सबको मालूम है। मुलाकातें ऑन साहब से पूछ लेते हैं। जी इनसे पूछते हैं ना, फिर देखते हैं कि इनकी बात में और आपकी मालूमात में मुताबिकत है ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, पहले मैं इनसे सुन लूँ, मुझे पता है कि हमने आपके पास इसी सवाल के साथ आना है। जरा देख लेते हैं इनकी बात में और आपकी मालूमात में मुताबिकत है या नहीं है। ऑन साहब, क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही आपके ख्याल में और क्या कंडीशन है जिनके ऊपर मुलाकात हो सकती है? इंफॉर्मेशन है आपके पास? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर ये बता दें कि ये जो जिस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, जो बार बार में बताया जाता है, वो जो मैसेजेस हैं जो बाहर आते हैं, मैंने इसके नैरेटिव के लिए एक सपोर्टिंग अपना एक वो आर्गूमेंट दे देता हूँ कि चलें इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि बहनों के 3 मैसेजेस आते हैं। मैं ऑल दो कि मैं उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर यही बात बुशरा बीबी लिए कर दी जाए तो आज तक बुशरा बीबी की बेटियों ने तो आके कोई बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की, उन्होंने तो कोई सख्त ट्वीट नहीं किया, उन्होंने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनकी बच्चियों की उनसे मुलाकात हुई। सो बुशरा बीबी की वजह से जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये एक पॉलिटिकल विंडेक्टिव बिहेवियर है सर। इसका उस मैसेजेस से उनकी मुलाकात की, इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। हैविंग सेड दैट, अगर बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर ली जाए या बैरिस्टर अली जफर साहब की बात कर ली जाए तो फैमिली की मुलाकात तो फिर उज़मा बीबी की मुलाकात आज से तकरीबन 1.25 महीने पहले हुई थी।
वकला की मुलाकात को तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मुझे याद है आखिरी दफ़ा बैरिस्टर गौहर या अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब से मिलने गए थे, और उसके बाद तमाम केसेस को तवालत में डाल दिया, उनके हर महीने की लंबी लंबी पेशियाँ डाल दी, और उनके बाद वकला की मुलाकात बंद कर दी। आज तक वकला ने या बैरिस्टर गौहर ने तो कोई सख्त मैसेज नहीं दिया। सो दिस हैज़ नथिंग टू डू द मैसेज, दिस इज़ प्योरली अ विंडेक्टिव बिहेवियर, ताकि एक वो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन में खान साहब को लिया जाए। और ये टेम्परेचर गेज करते हैं कि देखते हैं कि ये 1.5 महीने के बाद जब इससे मुलाकात होती है, अब ये मैसेज क्या भेजता है, अब ये क्या करता है। एंड आई कैन एश्योर यू दैट जितना खान साहब को अंडरमाइन कर रहे हैं, इससे ज्यादा अंडरमाइन तो कोई भी नहीं कर सकता। नोइंग हिम आई नो, मतलब ही विल नॉट ब्रेक डाउन, इट विल मेक हिम मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। सो ये सर कॉन्सेप्ट सोचना, वेरी फ्रैंकली सर, इससे भी सख्त मैसेज देंगे फिर वो। जी एक आखिरी चीज सर, इससे भी सख्त मैसेज देंगे फिर वो क्या? I don't, that's beyond my judgment कि वो क्या मैसेज देते हैं, but knowing him, I can assure you that आप जितना उनको दीवार से लगाते हैं वो उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक आखिरी चीज़ और इससे बिफोर मूव ऑन सर, कि सर ये सोचना कि कल ऐसा क्या नया हुआ था सर, मतलब ये तो इस तरह है कि जी फैंटी तो पहले भी लग रही थी, तो आखिरी इस फैंटी पे क्यों चीखे। सर तकलीफ तो उतनी है जो हर दफ़ा फैंटी पे होनी। हर वो मुलाकात जो मंगल को ड्यू होती है, जब वो ओवर ड्यू हो जाती है, उस पर तकलीफ तो होती है। हर वो मंगल जिस दिन शाम को बहने उस ठंडी ज़मीन के ऊपर, इस सर्दियों की रातों में पिंडी इस्लामाबाद में इतने दर्जा हरारत पे रात को वो ख़वातीन जब वो बेसरोपा बैठी होती है, तकलीफ तो होती है सर। जब वो पानी उन पर फेंका जाता है या उनको जेल में बंद किया जाता है, वो बख्तरबंद गाड़ी में बंद कर दिया जाता है, या दुकानों में पीछे बंद कर दिया जाए, या उन पर तशद्दुद, तकलीफ तो सर होती है, और हर दफ़ा की तकलीफ नहीं होती है, वो पुरानी तकलीफ से जस्टिफाई नहीं हो सकती। सो हैविंग सेड दैट, ये मंगल को हर मंगल को होनी है, और इसका अगर बैरिस्टर गौहर ने जिक्र किया है तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन हो गए और आपकी तरफ से एक CBM आ गया, दैट इज अ गुड थिंग। कल जिस तरह सारा TV चैनल्स उनकी तकरीर दिखा रहे थे, उन्होंने अपनी तकरीर भी की, राना साहब की स्पीच बहुत अच्छी थी, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। सियासत को उसका रास्ता दें, लेकिन उस सियासत में ये स्पेस जो मंगल को एक पाकिस्तानी होने के नाते उस शख्स के पास मौजूद है, वो स्पेस भी क्रिएट करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है सर। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर। ठीक है, राना साहब आपके पास आ रहे हैं, आप बताएं जी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही जी? देखें, आउन साहब ने जो बात की है वही जो है वो जो मैंने अर्ज़ किया है उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी है। और इंतज़ामिया का ये ख़दशा जो है वो 100% साबित होता है कि जो 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है, तो उससे मुतल्लक ही जो है वो मैसेजिंग होगी, और मामले को उसे मज़ीद भड़काने या उसको जो है वो उसको उसमें अग्रेशन लाने के लिए ही जो है वो मुलाकात इस्तेमाल होगी, जब भी अगर होती है तो। और इससे पहले जो उज़्मा साहिबा हैं, उनकी बहन, उनकी जब मुलाकात जो है वो पिछले दिनों कोई तकरीबन 4 हफ्तों के वक्फे के बाद हुई, तो बाकायदा सुपरिटेंडेंट जेल ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखें ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें आपने ख़ुद वहाँ पे कमिट किया हुआ है कि हम इस मुलाकात को जो है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही इससे बाद में जो है वो कोई ट्विटर पैगामात और ये सारा कुछ करेंगे। ये वहाँ पे PTI की तरफ से, जमात की तरफ से, और जो यानी कॉन्विक्ट हैं जिनकी मुलाकात के लिए दरख्वास्त थी, उनकी तरफ से जो है जो राजा सलमान अकरम साहब ने स्टेटमेंट दी हुई है। तो आप आज जो है वो आपकी मुलाकात हो रही, तो आप मेहरबानी करें उसके बाद ये काम ना करें, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, हमारे लिए नहीं किया था राना साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं की थी मामला, तो उन्होंने उसके बाद नहीं की ना उन्होंने, उसके बाद तो उसके सुनने उसके बाद तो उन्होंने जो किया वो पहले भी कभी नहीं किया था। उन्होंने उसके बाद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया टॉक भी की, और उसके बाद जो है वो ट्विटर पैगाम भी हुआ जो है वो चला, और उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू की गई वो बिल्कुल ऑन साहब जो कह रहे हैं ना कि बढ़ के काम होगा, पहले से ज़्यादा होगा, वैसे ही हुआ है वो। तो फिर ये सूरत हाल है। और आप ये फरमा रहे हैं एक कि सवाल इस सूरत हाल मेरा ये है आपकी वसासत से
कि देखें, बात ये है कि हाई कोर्ट के एक डबल बेंच ने, लार्जर बेंच ने ये सारा तरीक़ाकार तय हुआ कि मुलाकात इस दिन होगी, इतने लोग होंगे और जो है वो इस तरह से लिस्ट बनेगी और ये वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर उनकी वायलेशन हो रही है और इन्हें इस बात का एतराज़ है तो ये क्यों नहीं हाई कोर्ट में चले जाते? क्यों नहीं वहाँ पे जाके दरख्वास्त देते कि जनाब ये देखें आपका ऑर्डर है, इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ सवाल ये वाला, वो किस तरफ से उसका जवाब देंगे। किस अच्छा, तरफ से जो है वो अगला सवाल में खामी हो रही है। अच्छा, जरा आप ये भी साथ बताते चले जाएं तो मुलाकात के लिए कंडीशन क्या है फिर? अब मुलाकात के लिए कंडीशन जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में है कि उस मुलाकात के बाद कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग और वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और ना ही उससे कोई ऐसा मैसेज जो है वो आगे जो है वो ट्वीट या जनरेट किया जाएगा, जो कि जो ट्वीट होता है वो एक आपके इल्म में ही है कि वो एक मखसूस अकाउंट है विच इज़ नोन बाय द अकाउंट ऑफ इमरान खान साहब, और उसके ऊपर जो है वो फिर वो ट्वीट होता है। और हमेशा वो वही हुआ है जब भी बाहर की जो सूरत हाल है उसमें जो है वो अग्रेशन लाने के लिए उसमें जो है अपना जो है वो एजिटेशन और जिस तरह से अब ये पहिया जाम हड़ताल है। और वैसे जो गुफ्तगू वो फरमाते हैं वो बिल्कुल ऑन साहब ने सही असेस किया है। जो ये जो लेटेस्ट मुलाकात में जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है वो को उससे कम नहीं थी। ऑन साहब, वैसे आपकी पार्टी इस मामले को अगर प्रोसीजरली सही तरीके से टैकल करे तो मुलाकात का मामला तय हो सकता है। वाक़तन जेल मैनुअल हमने पढ़े मुलाकात के हवाले से, आप उस मुलाकात के किसी किस्म के कोई हवाले नहीं दे सकते, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है ना मुलाकातों के बाद, तो आप ये ज़मानत दे दें तो मुलाकात हो जाएगी। तो सब मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा फिर पीछे लेके चला जाता हूँ। अगर ये मुलाकात ना होने की वजह सिर्फ ये मैसेजिंग है तो फिर 2 पॉइंट्स और दे देता हूँ। आप ये बताएं कि सितंबर की 25 तारीख को इमरान खान साहब ने अपने वकीलों को और फैमिलीज़ को मुद्दा दिया था कि अक्टूबर के किसी टाइम के ऊपर मेरी तुम्हारी मुलाकात बंद हो जाएगी, और सारी दुनिया को, और ये खान साहब को कैसे पता चला था? नोइंगली कि नवंबर में 26 नवंबर आ रहा है। मैसेजिंग का इशू नहीं था, 26 नवंबर की तारीख थी कि इमरान खान साहब किसी तरीके इस्लामाबाद की कॉल ना दे दें, और 26 जैसे गुजरा फिर 8 फरवरी नजर आना शुरू होगा कि कहीं खान साहब 8 फरवरी की कॉल दें। मैसेजिंग का इशू नहीं, उन तारीखों का इशू है। ये 2 तारीखें ऐसी हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा ना उनकी टांगें थोड़ी सी कांपना शुरू हो जाती हैं, नर्वस ब्रेकडाउन होता है। और होती है ना, फिर आप खुद मान रहे हैं फिर मैसेजिंग होती है। जी जी सर, मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि मैसेजिंग का इशू नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन इसलिए कहीं एजिटेशन ना स्टार्ट हो जाए। हैविंग सेड दैट, मेरा पॉइंट ये, अगर मैसेजिंग का इशू फैमिली की हद तक है तो जो पेंडिंग केसेस खान साहब के वहां पे चल रहे थे, तोशाखाना 2 फॉर बैंक सिंह जो चल रहा था, अचानक फैसला क्या है तो उसकी 1-1 महीने की पेशी। भाई वकला तो कम से कम बाहर मैसेजिंग नहीं कर रहे थे ना, किसी वकील को आज तक इस किस्म की, या बैरिस्टर गौर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर, सो आपने केसेस को भी पेंडिंग कर दिया कि भाई केस भी नहीं चलने देते, कहीं वकील ना मिलने, और वकीलों ने तो कोई मैसेज नहीं दिया। गोइंग फर्दर, आपने कभी सीएम केपीके को, इससे पहले अली मीन गंडापुर थे, अब सोहेल अफरीदी साहब सरफराज डोगर साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने हुक्मनामे तुम जाके मिलाओ। आज तक अली मीन गंडापुर ने तो कोई ऐसी मैसेजिंग नहीं की, तो सोहेल अफरीदी को भी डिनाई कर दिया। सो मकसद मैसेजिंग नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने क्लियर रख पाऊं, आपने फरमाया कि वकला ने मैसेजिंग नहीं की। जो अली मीन गंडापुर साहब की तब्दीली है बतौर चीफ मिनिस्टर, वो अनाउंस सलमान अकरम राजा ने की थी और इस पैगाम के साथ की थी कि जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो नया चीफ मिनिस्टर दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको बंद करेगा और जिरगे बुलाएगा और अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा। ये सलमान अकरम राजा ने आगे अनाउंस किया था।
सर हैविंग से क्या आप ये बताएं, क्या इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी नहीं कर सकते? तो कल को खान साहब ये बंद कर देंगे, भाई तुमने कल जेल से नहीं कर सकते ना, किसको ऑपोजिशन जेल से नहीं कर सकते ना, जेल तो आप जेल से नहीं कर सकते। माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब जितने भी महीने जेल में रहे, वहां 40 रुकनी कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी। बाहर जेलर कहते थे कि हजूर अंदर बैठने की जगह नहीं है, आप बाहर बैठ जाएं। ये वही मतलब कोट लखपत जेल की बात है, 40-40 लोग जाते थे। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात का लीडर, उसको 2 मिनट के लिए क्या इस चीज के खत्म कर दिया जाए कि उसने अपनी पार्टी को क्या इंस्ट्रक्शन जारी कर रही है? मतलब फिर तो क्या खैबर पख्तूनख्वा कैसे चलेगा? मतलब पाकिस्तान की सियासी जमात अगर उसका चेयरमैन इंस्ट्रक्शन बंद कर दे, हम ऑपरेट क्या करेंगे? हम क्या पॉलिसी लेके चले? ये तो फिर एनआरकी में लेके लेने वाले। आप फिर मान रहे हैं ना कि वो जेल से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये राइट किसके पास है? सो इस तरह की तो सर फिर इस तरह करते फिर तो सांस लाने पे पाबंदी लगा दी, ये नो सांस लेते वो किसी को कुछ कह ना दे सर। सीरियसली आप उसको इंसान समझिए। मैं कर्ज करता हूं, मुझसे किसी ने पूछा कि खान साहब ने बड़ी ज्यादा सख्त मैसेजिंग की। मैं कि यार जिस शख्स की बीवी 2.5 साल से जेल में हो, मैं अपनी बात कर रहा था, मैं कि मेरी बीवी 2.5 साल से जेल में हो, मेरी 2 साल से मेरे बेटों से बात ना करवाई जा रहे, मेरी बहनों को बाहर सड़कों पर सीटा जाए, मैं अंदर से आयतल कुर्सी नहीं पढ़ के फूकूंगा सर। दिस इज नेचुरल ह्यूमन, वो एक इंसान भी है। आप ब्रेक डाउन कर रहे, यानी कि मैं तलत साहब बीपाल 10 दफा प्रॉब्लम से कह दे, तन्हाई का मतलब कान में सलाम की आवाज तक नहीं जा सकती। उस शख्स को, उस जो अर्दली वो जो बंदा रखा हुआ है जो उनकी खिदमत करता है, उसे कहना तुमने सलाम नहीं कहना, इसके शख्स में इंसानी आवाज ना जाए। इस किस्म की टॉर्चर में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? तो थोड़ा सा मैं फिर भी कहता हूं, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स सैनिटी प्रिवेल। आपने इस लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला बिल्कुल आखिर में मुझे लेट मी गो टू राणा साहब कल उनकी क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। राणा साहब, ये तमाम चीजें पेश नजर रखते हुए थोड़ी सी कंडीशंस को नरम कर दें। इसमें तलत साहब सियासत पॉलिटिकल वर्जन मौक़िफ़ अपनी जगह पे, वैसे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ है या उनका जो स्टांस है, औन साहब ने उसकी मुकम्मल तायीद कर दी है। अब वो कल को इस गुफ्तगू का हवाला दे के कह सकते हैं कि जी हम जो कह रहे हैं ये देख लें, आपके सामने है कि ये सारा कुछ जो है ये होता रहा है और इसी को रोकने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है जो औन साहब फरमा रहे हैं कि जी इस चीज़ को रोकने के लिए ये किया जाता है, बिल्कुल इसी चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है और इंतज़ामिया का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि इस वजह से जो है वो रोका जा रहा है। बाकी जहाँ तक इस बात की आपने बात की है कि ये कंडीशंस को जो है वो नरम कर दिया जाए, तो बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे चल के जिस तरह से ये लीडर ऑफ द अपोजिशंस की तकर्री हुई है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ सकती हैं और इनमें जो है वो चेंज आ सकती है। लेकिन यानी गालियाँ निकालने से, हट धर्मी करने से, बुरा भला कहने से, ब्लो दी बेल्ट प्रोपेगेंडा करने से, इस तरह से इन चीज़ों में जो है वो ना नरमी होगी, ना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ें जो है ये रवैयों को और ज़्यादा जो है रिजिड करेंगी। सख्त कर दें। हमारी तो दोनों सेनेटर साहबान का बहुत शुक्रिया। दोनों मामलात आपके सामने हमने रख दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बहरान के ऊपर बात कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि माशी मामला दुरुस्त हैं, एक्सपोर्टर्स से बात करते हैं तो वो कुछ और कहानी बताते हैं। माजरा है क्या? पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का बहरान बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद रजा साहब सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और फ़हीमुर रहमान साहब सहगल सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके ख्याल में पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के हवाले से दोबारा से मसले का शिकार है, ये वक्ती है या इसके पीछे को बड़ी कहानी? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल तलत साहब आपने लिया है, क्योंकि इस वक्त हमारा मसला जो एक्सपोर्ट में जो डिप आया है, आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो किसी भी मुल्क की अर्निंग होती हैं और जो इंपोर्ट होती हैं वो एक्सपेंस होते हैं। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज हम एक्सपोर्ट की सूरत में अर्न करते हैं वो हम इंपोर्ट जो हमारी आती है वो फॉरेन एक्सचेंज हम वापस भेज देते हैं। तो इस वक्त तक एज ऑफ टुडे जो पिछले हमारे लास्ट 6 मंथ का जुलाई 25 टू दिसंबर 26 है, वो ये बताता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट हैं यानी जो इसी यानी 6 माह में
जुलाई 24 दिसंबर 24 तक यानी 8.7% कम हो गई हैं। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो एज ऑफ टुडे पिछले 6 महीने का वो 19.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसी रेशो से अगर आप एंड ऑफ फिस्कल ईयर ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन यूएस डॉलर तक जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इनके पीछे कुछ वजूहात हैं जिसको हम बहुत सारे फोरम पे एड्रेस करते हैं। एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी और ये गैस और ये पावर टैरिफ की वजह से। फिर आपको पता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनल कंट्रीज़ में ज़्यादा है। ये कुछ चीज़ें हम कोई 15 से 20% जब आप पहले से ज़्यादा हों और उस पर आपने 1.85% सेस लगा रखा है जो आप हर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक्सपोर्टर को देना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि ये 2 से 3% तो टोटल एक बल्क जो वॉल्यूम होते हैं जिसे आप सॉल्यूशंस पर आते हैं। अभी सॉल्यूशंस पर आते हैं। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, यही सवाल लेके मैं मोहम्मद रजा साहब के पास जाता हूं। रजा साहब, आपके ख्याल में प्राइमरी कॉज क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया तलत। देखें, जैसे फ़हीम साहब ने फरमाया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज द प्राइमरी इशू। 19 बिलियन से प्लस हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। अगर आप एनर्जी कॉस्ट की बात करें तो हमारे रीजनली कंपेटिटिव बिल्कुल नहीं है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, बांग्लादेश नेमली, वहाँ 8 सेंट्स 9 सेंट्स की बिजली है और हमारे यहाँ जो एनर्जी टैरिफ है वो 16 सेंट है। तो देखें, इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स। इस वक्त ग्लोबली भी आप देखेंगे तो इस वक्त कोई बूम नहीं है, रिसेशन आई है। अब रिसेशन में तो बायर्स विल ऑलवेज गो फॉर द चीपेस्ट ओरिजिन, और यही वजह है कि जो हमारा जो कंपटीशन है, हम तो ये कहते हैं कि जी जो बांग्लादेश ने या वियतनाम में जो एक्सपोर्ट बढ़ाई है ये दरहकीकत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। ये ऑर्डर्स हमें आने चाहिए थे, लेकिन चूंकि हम रीजनली कंपेटिटिव नहीं है और ग्लोबली भी कंपेटिटिव नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर्स दूसरी तरफ गए हैं। अब अगर आप सोल्यूशन की तरफ आए तो गवर्नमेंट से कई दफा ये बात हुई है कि जी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स जब आप नहीं देंगे, उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कम करेंगे, तो वो कंपेटिटिव हो ही नहीं सकते। अब वो कंपेटिटिव नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट्स का यही हाल रहेगा। अगर मैं फ़हीम साहब आपसे पूछ पाऊँ, आप तो लाहौर चेंबर के सदर हैं और लाहौर के अंदर PMLN की तमाम क़यादत मौजूद होती है, तो एक कुर्बत भी है। तो ये सोल्यूशन वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में देखें, स्टेट, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कोई भी हो, इसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, इसके पास पावर भी होते हैं। सिर्फ ये है कि विल की आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना विल चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये चीज़ों को एड्रेस कर सकती है। हम लोग हर फोरम पे इस वक्त 2-3 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूं तलत भाई। अगर आप पावर टैरिफ सिंगल डिजिट पे ले आएँ, आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल डिजिट पे ले आएँ, तो ये 2 मेजर एसेट, और अपना ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे सेस ख़त्म कर दें। हम इस वक्त जो इंपोर्ट भी करते हैं ना वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है या इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें कोई कहते हैं ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसे मेजर जो हम रीजनल कंट्रीज़ में कंपेटिटिव हो जाएं, ये चीज़ें कर लें। अगर गवर्नमेंट इसको इन 2-3 चीज़ों को टैकल कर ले तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। राजा साहब, इंटरेस्ट रेट कितना नीचे लाएं? देखिए जी, इंटरेस्ट रेट की डिमांड तो हमने हमेशा से सिंगल डिजिट की है। ये बहुत खुशाइन बात है कि वो 22% वाला इंटरेस्ट रेट आज 10 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। लेकिन देखें, हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये रीजनली कंपेटिटिव होना चाहिए। जिन ममालिक से हमारा कंपटीशन है उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे भी एक्सपोर्टर्स के लिए सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट है, कंबोडिया में भी है, वियतनाम में भी है, जो हमारे इस वक्त टेक्सटाइल के मेन कंपेटिटर्स हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट को मजीद नीचे लाने की गुंजाइश है, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स भी यही बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी की जा सकती है। अगर मैं फ़हीम साहब आपसे पूछ पाऊँ, IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है,
क्या वो भी रुकावट हो सकती है, क्योंकि वो सब्सिडीज और कंसेशंस के बिल्कुल खिलाफ हैं? मैं ये समझता हूँ, देखें, कोई भी पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो डिक्टेशन लेना अपनी जगह, लेकिन कोई भी पॉलिसी बनाएं आप अपने लोकल कल्चर को, लोकल इन्वायरमेंट को और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को रख के बनानी पड़ती है। हमारा अलमिया ये है कि हम चीज़ें जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद हमें होश आती है। तो हम अगर IMF से भी कोई चीज़ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं तो वी शुड बी अ गुड नेगोशिएटर। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप अपना टैरिफ इस हद तक की रखें कि आप अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ा सकें और अपनी लोकल इंडस्ट्री का आज बुरा हाल कर दें। मैं समझता हूं कि आप सिर्फ टेक्सटाइल की बात करते हैं कि हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि 140 के करीब ये जो बड़ी मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो इन हालात में बंद होने के दाने पे खड़ी है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि हुकूमत को एक एमरजेंसी जैसे एक्सपोर्ट एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, ताकि हम जब तक यानी अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इनकम के ज़राए को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम यानी अपने मुल्क की इकानमी को अपने पाँव पे नहीं खड़ा कर सकते। मैं ये समझता हूँ एक्सपोर्ट इमरजेंसी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई थिंक ये आपने हेड है कि एक्सपोर्ट इमरजेंसी का नफाज करना है और इमरजेंसी के नीचे आपको वो तमाम इकदाम लेने हैं जो 12 चैम्बर्स के लोग गोश गुजार कर चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल लगता है कि इनकी बातचीत से कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हम जूं रेंगने की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो हर तरफ यूरोपियन लीडर्स को रेंगने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस के सदर हैं वो बिलखसूस उनके निशाने पे थे, जो एनके लगा के घूम रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। फिर जो बड़ा इनकार कर रहे थे उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की और कहता 3 मिनट के अंदर मैंने मामलात को तय करवा दिया। अब KP के अंदर मामलात कैसे हैं? सादिक आफरीदी साहब ने लिखा कि रात गए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में एक शहरी ने वज़ीर आला को कॉल की कि मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, तो वज़ीर आला रात को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके ऊपर इरफान खान जर्नलिस्ट ने लिखा कि क्या सुहेल आफरीदी नौशीरमा बरकी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नौशीरमा बरकी रिमोट कंट्रोल से KP का अभी भी हेल्थ सेक्टर चला रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का हॉस्पिटल रात के गए उठकर जाना आपको बज़ाहिर अच्छी बात लगेगी, लेकिन वो क्या हॉस्पिटल्स होंगे जिसमें बच्चे की तीमारदारी या बीमारी को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर को जाना पड़े? असल में गवर्नेंस का इशू यही है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।